मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब सबको पता है कि बच्चों सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे बोलोगे। आपने यहां पे एक्सिस डिफाइन कर दी, सो वन इज एक्स एक्सिस, ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई बच्चों वाई एक्सिस। तो सपोज करो एक पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे मोशन कर रहा है, ये बच्चों इस सर्कल का सेंटर कहलाता है ओ। पार्टिकल बच्चों मान लो किसी टाइम पे यहां है, अगर मैं पार्टिकल को यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये जो डिस्टेंस होती है ना बच्चों, ये रेडियस कहलाती है। पार्टिकल विल बी मूविंग लाइक दिस। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन पार्टिकल बच्चों सर्कल के टेंजेंशियल ही मूव कर रहा होगा, ये v हो गया, ये रेडियस हो गई। कभी भी इसकी वेलोसिटी o की तरफ नहीं आएगी या o से अवे नहीं आएगी बच्चों, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगी। अगर o की तरफ आ जाती ना बच्चों तो o के तरफ इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाता, या अवे आ जाती तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाता। और तुम्हें पता है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम o फिक्स रहना चाहिए, तो कभी भी वेलोसिटी बच्चों इधर आ ही नहीं सकती। वेलोसिटी और r के बीच में जो एंगल होगा ना बच्चों, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ये वाली बात सारी की सारी समझ में आई आप लोगों को? ओके, ये जो एंगल होता है ना बच्चों, खैर अभी इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन बच्चों, पहली बात तो ये एक मोशन है ना, प्लेन होती है। तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from a fixed, ब्रैकेट में लिख लेना, और मूविंग पॉइंट remain same, then motion of such particle is called circular motion, ठीक है। मोशन ऑफ सच पार्टिकल क्या कहलाती है बच्चों? सर्कुलर मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट। This fixed point is called center of circle and distance is called a radius of circle. So आप यहां पे ऐसे लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन between particle and center is always zero, ठीक है। कभी भी बच्चों सेंटर की तरफ इसकी वेलोसिटी आएगी नहीं पार्टिकल की ना, सेंटर की तरफ या सेंटर से अभी आएगी नहीं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट its velocity from a fixed or moving point remains same या constant, then motion of such particle is called the circular motion with respect to that fixed or moving point. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, ये ओरिजिन जो बनाया ना हमने, यही इसका सेंटर है। इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस पूरा टाइम बच्चों क्या रह रहा है पार्टिकल का? इसका पार्टिकल का जो डिस्टेंस है बच्चों, दैट इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज सर्कुलर मोशन।
क्लियर है बच्चे यहां तक? अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों ना, फिर इस पे दोबारा आएंगे हम लोग ना बात करने के लिए। अब सुनो, जैसे बच्चों मान लो कि एक टेबल है एंड दैट टेबल इज मूविंग विद अ सम वेलोसिटी एंड देयर इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन दिस टेबल। एक पार्टिकल बच्चों रस्सी से बंधा हुआ है और ऐसे करके वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इस टेबल पे, एंड दिस टेबल इज इन मोशन। और यहां पे बच्चों एक पार्टिकल था, इस जगह पे उसको हिंज कर रखा था आपने, और इस तरीके से वो मूव कर रहा था, ठीक है। यहां पे आपने इसको बांध रखा है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस। इज दिस अ सर्कुलर मोशन और नॉट? क्योंकि अगर तुम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखोगे ना बच्चों, अभी टेबल यहां है, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम से देखोगे ना बच्चों, इट विल बी डूइंग मोशन लाइक दिस। विद द टेबल दिस पार्टिकल विल बी गोइंग लाइक दिस। विल दिस हैपन और नॉट? हाँ जी, यही होगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका पाथ यही होगा ना, पार्टिकल का पाथ जो होगा वो ये होगा। So with respect to ground, it is not circular motion. लेकिन with respect to this C point on table, तो with respect to C point on table, the motion of particle will be circular motion, ठीक है। इस पार्टिकल के मोशन को बच्चों सर्कुलर मोशन कहेंगे हम लोग, किसके रेस्पेक्ट में? टेबल के रेस्पेक्ट में। अच्छा, और एक एग्जांपल बच्चों, पेंडुलम तो सबने सुना होगा। क्या पेंडुलम का मोशन बच्चों सर्कुलर मोशन होता है? बोलो जल्दी। The motion of this pendulum, is this a circular motion or not? हाँ भाई, लिख लिया? बताओ बच्चे जल्दी, इज दिस अ सर्कुलर मोशन और नॉट? क्या इसमें सर्कुलर के फंडे लगेंगे या नहीं लगेंगे? या बाय डेफिनेशन द मोशन ऑफ दिस, लाइक इट विल बी परफॉर्मिंग मोशन लाइक दिस, इज दिस मोशन सर्कुलर और नॉट? बोलो भाई। बच्चों, by definition this bob will remain at a fixed distance from O. So with respect to O, the motion of
बॉब विल बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, बॉब की मोशन बच्चों क्या होगी, सर्कुलर मोशन वाली कैटेगरी में ही आएगी। सारे फंडे ऑफ सर्कुलर मोशन इस पर भी एप्लीकेबल होंगे। व्हाट अबाउट दिस बच्चों, एक रिंग थी और ये एक रॉड है। ठीक है, उस रॉड पे आपने क्या कर दिया बच्चों, रिंग लटका दी और रिंग में नीचे धागा बांधा और धागे को मास से लटका दिया और मास को छोड़ दिया। इस मास का मोशन कैसा होगा बच्चों, द मोशन ऑफ दिस मास कैसा होगा, बताइए भाई, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मोशन ऑफ दिस मास कैसा होगा, देखिए भाई, ऑक्सिलेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, प्लेनर, नॉन प्लेनर, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, ये इनके बहुत सारे वैरायटी कैटेगरी बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। सो मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि द मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑक्सिलेटरी, सर्कुलर एंड अगर पीरियोडिक, ठीक है ना, पीरियोडिक भी है, ऑक्सिलेटरी भी है, सर्कुलर भी है। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो ऐसा नहीं कि एक मोशन को आप सिर्फ एक ही नाम दे सकते हो। अगर आप इसको डिफाइन करोगे इज इट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का कंपैरिजन है, ऑक्सिलेटरी और नॉन ऑक्सिलेटरी का कंपैरिजन है, सर्कुलर और नॉन सर्कुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ गए? ओके बच्चों, अगर तुम इसको रिंग्स के रेस्पेक्ट में देखोगे ना, रिंग से पूरा टाइम इस ब्लॉक का डिस्टेंस फिक्स रहने वाला है, तो विद रेस्पेक्ट टू रिंग मोशन ऑफ ब्लॉक विल बी सर्कुलर। तो मैंने जो बच्चों तुम लोगों को चीज यहां पर डेफिनेशन लिखाई है ना, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो जनरली तो फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा तुम्हें, और मूविंग पॉइंट। बच्चों आप कभी कभी मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी, क्योंकि मोशन बच्चों देखो, मोशन जो है ना डिपेंड करती है कि देखने वाला कौन है। आप किसी भी मोशन को क्या बोल पाओगे, ये डिपेंड करेगा कि देख कौन रहा है। ठीक है ना, देखने वाला कौन है। अगर बच्चों मान लो जैसे इसी मोशन को मैं देख रहा हूं, ठीक है, मैं इसके सेंटर पर खड़ा होता, मेरी आंख इसके सेंटर पर होती, तो इसका मोशन होता बच्चों सर्कुलर। अब मेरी आंख अगर पीछे की तरफ चलना चालू कर दे, तो पता है मेरी आंख से इस पार्टिकल का क्या हो रहा होगा, पहले मेरी आंख और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आर के बराबर था, मेरी आंख इधर आ गई, ये इधर आ गया, तुम देख रहे हो हमारा डिस्टेंस, हमारा मेरी आंख के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। पता है मुझे क्या लगेगा, क्योंकि हमेशा हमें ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करनी होती है। पहले अगर मेरी आंख यहाँ पे रुकी हुई थी तो ये ऐसे मोशन कर रहा था, अब मुझे पता है क्या लगेगा, तुम्हें मैंने पहले बताया कि आपको ऑब्जर्वर को हमेशा रोक के रखना है। पता है मुझे क्या लगेगा, कि ये दूर जाता जा रहा है, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा, जबकि जहां मैं दूर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स में बाय डेफिनेशन तो यही होता है ना कि दिस इज गोइंग अवे, ये स्प्रिंग टाइप का पाथ पे चलता जाएगा। ठीक है, आपने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया बच्चों, देखो इसकी सर्कुलर मोशन नहीं रही, फिर अब इसकी क्या पाथ हो गया बच्चों, इसका हेलिकल पाथ हो गया। समझ रहे हो, अगर तुमने इस ऑब्जर्वर को, इस ओ को, अपने ऑब्जर्वर को इस एक्सिस के अलोंग चला दिया ना अगर, तो इट विल बी मूविंग ऑन अ हेलिकल पाथ, नॉट ऑन अ सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। सो मोशन बच्चों बिना ऑब्जर्वर के, रिलेटिव मोशन में पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि आप लोगों को ये सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि हु इज द ऑब्जर्वर। Without observer there is no meaning of the motion. So if you are talking with respect to this O, then this motion is circular motion. So if you take a observer which is moving along the axis with a constant velocity, तो ये बच्चों तुम देख रहे हो ना, वो पार्टिकल उसे लगेगा कि अंदर की तरफ चलता जा रहा है। बात समझ में आई बच्चों तुम्हें, मोशन वाला कहानी समझ में आया? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें समझ में आई, बहुत बेसिक सी चीज है,
बट आप लोगों को बच्चों पता होनी जरूरी होती है, ठीक है। काइनेमेटिक्स या मोशन पैरामीटर्स इन सर्कुलर मोशन। सो मोशन, जैसे हम लोगों ने बच्चों सर्कुलर मोशन से पहले जब रेक्टिलिनियर पढ़ा था तो हमने मोशन पैरामीटर पढ़े थे। यहां पर भी बच्चों कुछ मोशन पैरामीटर्स होते हैं। ये इसको बोलते हैं इसकी सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। देखो बच्चों, हमने जो चैप्टर पढ़े थे ना, पहले पढ़ा था हमने 3 चैप्टर पढ़े थे जो काइनेमेटिक्स में आए थे। काइनेमेटिक्स में जो 3 चैप्टर आए थे ना, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन, उसमें हमें कौन फोर्स मोशन करा रहा है उसके उससे कोई लेना देना नहीं होता था। वी वर इंटरेस्टेड इन द काइनेमेटिक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल। एक इनमें से दे रखा होता था, फॉर्मूला लगा के हमें दूसरे पता कर रहे होते थे। जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आए ना बच्चों, तो फर्स्ट टाइम वी स्टडी डायनामिक्स। डायनामिक्स होता है बच्चों के कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करना। काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करते, कौन करवा रहा है, कौन एक्सेलरेशन दे रहा है, कितना फोर्स लगा हुआ है, इनमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता। हमें बस दे रखा होता है कि एक्सेलरेशन है भैया, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी किसी टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसी चीजें। लेकिन जब डायनामिक्स की बात आती है, विच वी स्टडीड इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमें फिर बताना होता है कि भैया अगर ये एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इतने फोर्सेस लगाने पड़ेंगे और ऐसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बच्चों डायनामिक्स। यहां भी बच्चों हम इसको सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे जो मोशन के पैरामीटर्स हैं वी विल स्टडी देम, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू डायनामिक्स पार्ट, जहां पे हम उन आने वाले एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन या जो भी चीजें आएंगी, वी विल टॉक अबाउट देम कि ये कहां से आए, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो मोशन के पैरामीटर होते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरीके से होते हैं जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़े। क्या क्या मोशन पैरामीटर्स हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो सपोज करो बच्चों एक पार्टिकल है यहां पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, इसी को हम रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सिस। पार्टिकल बच्चों यहां है। सबसे पहली बात, दिस पार्टिकल विल बी मूविंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। इसको बोलते हैं बच्चों इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ये कहलाता है बच्चों वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये बच्चों इसका सेंटर कहलाता है, ये ओरिजिन ओ, रेफरेंस पॉइंट बोल दो आप इसको, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आई। ये जो एंगल है ना बच्चों इसका, दिस एंगल थीटा, दिस इज द फर्स्ट motion parameter which is called the angular position. What is this? Angle made by position vector with reference line. Angle made by position vector with reference line is angular position. इसको हम बच्चों एंगुलर पोजीशन कहते हैं। फिर आता है बच्चों, अच्छा ये डिपेंड करता है बच्चों 2 चीजों पे, एंगुलर पोजीशन 2 चीजों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन एंड रेफरेंस पॉइंट। जैसे ओ है ना बच्चों, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर ये है और रेफरेंस लाइन ये है, इस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन पता है क्या कहलाएगा, ये, ठीक है। मान लो तुम्हारा ऑब्जर्वर यहां पे होता और पार्टिकल मूव कर रहा होता, तो इसका पोजीशन वेक्टर पता है क्या होता है, ये रेफरेंस लाइन ये हो गई, ओ ये हो गया, तो अब आपका एंगुलर पोजीशन बच्चों ये होता अल्फा। समझ रहे बच्चों, ये वाली बात समझ में आई। शायद आपको ये बेसिक चीजें पता ही नहीं होंगी बहुतों को, तो आपको ये समझ में आया बच्चों।
दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ही डिसाइड करेगा कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और उस पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन। गॉट इट? इसको हटा देते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इतना डिटेल में नहीं पता होगा आपको। अब आते हैं बच्चों यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन हो गई, अब आता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन is called angular displacement। फिजिक्स के बेसिक फंडे अगर आ जाए ना आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो बच्चों ये पार्टिकल यहां पे था, यहां से मूव करके यहां तक आ गया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और ये होगी बच्चों आपकी फाइनल पोजीशन। इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा थीटा। इट डज नॉट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। इसको बच्चों रेफरेंस लाइन से कोई मतलब नहीं होता, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ये भाई कितना घूम गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, कितना घूम गया, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल रोटेटेड बाई पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये एक चीज पर डिपेंड करता है बच्चों, किस पे? ऑब्जर्वर पे। आपने ऑब्जर्वर कहां माना है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वर ये है तो इस जगह से इस जगह तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा। अगर ऑब्जर्वर यहां होता बच्चों, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये, और फाइनल वाला ये होता बच्चों उसका एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब अगर बंदा यहां खड़ा होता और इसको देख रहा होता तो उसकी गर्दन जितना घूम रही है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ में आई तुम्हें? अरे छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों किस पे डिपेंड करता है? इस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, देखने वाला कौन है। देखने वाला कौन है बच्चों? क्या हो गया, रिंग वाले पे अटके हुए हो तुम लोग अभी तक? अरे रिंग मूव करेगा ना, रिंग को मूव करने दो, लेकिन रिंग और ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस पूरा टाइम एल के बराबर रहेगा ना, रस्सी की लेंथ के बराबर रहेगा ना। तो रिंग के रेस्पेक्ट में ब्लॉक हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू रिंग, अगर एक पार्टिकल की डिस्टेंस फिक्स है तो दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू रिंग। समझ में आया बच्चों? ये वाली बात समझ में आई? तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं इसको इनके रेस्पेक्ट में बनाऊं, जैसे यहां पे अगर एक ऑब्जर्वर होता बच्चों, तो ये जो है ना डेल्टा फाई जो होता, मान लो ये ओ डैश ऑब्जर्वर होता, तो विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश डेल्टा फाई इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये दोनों बराबर नहीं होंगे फिर बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a dimensionless physical quantity, ठीक है।
एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन। बच्चों इसको रेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक है। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर स्केलर बट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर वेक्टर, ठीक है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर होते हैं, और फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ना, बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, दे आर स्केलर। अच्छा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स जिनको हम डी थीटा वेक्टर लिखेंगे, आर एक्सियल वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? मान लो एक पार्टिकल यहां पे था, उसका पोजीशन वेक्टर ये था, ये वाला ना, ये इतना घूम गया, अब इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था, तो ये बच्चों डी थीटा घूम गया, ठीक है बच्चों। ये वाली बात समझ में, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा वेक्टर? तो बच्चों डी थीटा वेक्टर, ये बताओ मुझे कि ये जब घूम रहा है तो क्या आप मुझे इसकी एक्सिस बता सकते हो? ये अगर ऐसे घूम रहा है तो, ऐसे अगर घूम रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है एक्सिस ऐसे होगी, ऐसे। तो डी थीटा वेक्टर जो आएगा ना बच्चों, वो इस एक्सिस के अलोंग आएगा। आप अपना हाथ राइट हैंड की हथेली रखोगे इस जगह पे और इसको घुमाओगे ऐसे इधर की तरफ। इन दिस केस डी थीटा वेक्टर विल बी आउटवर्ड। अच्छा, ये बहुत सारे लोग पढ़ाते ही नहीं है इस वाले पार्ट को ना, तुम लोगों ने पहले 11th में पढ़ा होगा। दे नेवर टीच इन दिस डिटेल। और जेई मेन में बच्चों इसी बार मैं उसको समझाना नहीं चाहता, मतलब ना उस चीज को कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। बस इतना ध्यान में रखो, और कोई बड़ी बात नहीं है इसको ध्यान में रखने में, ठीक है। वो उसके पीछे गेम अलग है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना मेरे को ना। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू के एक्सप्लेन दिस थिंग, नोबडी इज नेवर गोइंग टू आस्क, ठीक है। अगर मेरे को कभी मौका मिला तो आई डेफिनेटली डिस्कस, बट जरूरत नहीं है इसकी ना। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? तुम्हें इसकी जरूरत है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा वेक्टर। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा वेक्टर, और एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है, ये समझ लो। ये काम की चीज है। तो डी थीटा की डायरेक्शन समझ में आई। अगर ये उल्टा घूम रहा होता बच्चों, नीचे की तरफ आया होता, तो नीचे की तरफ आया होता ना बच्चों, डी थीटा अंदर की तरफ होता। सो डी थीटा वेक्टर विल बी आउटवर्ड। ये डी थीटा बच्चों बाहर की तरफ होगा। अब हमारे दिमाग में पता है क्या रहता है? सर ये ऐसे घुमा है तो डी थीटा की डायरेक्शन तो आपने एरो से दिखा रखी है। नहीं, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। डी थीटा की जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो प्लेन के बाहर होगी। समझ गए? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। ऐसे अल्फा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, दे ऑल आर एक्सियल वेक्टर्स। ओमेगा, अल्फा, ये सब एक्सियल वेक्टर होते हैं बच्चों। ये वाली बात समझ में आई आपको? ये वाली बात ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो इस चीज को ना, ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया ऑलरेडी ये सफिशियंट है। बेसिकली बच्चों ये जो है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं कर पाता। बड़े जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, ठीक है, उसे विजुअलाइज कराना विल टेक टाइम। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। क्या यहां तक बच्चों सारी की सारी बातें समझ में आ गई आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बच्चों, जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखी है ना, एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या ऐसे बोलो कि जो ऑब्जर्वर है ना, उसने अपनी जो गर्दन घुमाई, जितना अमाउंट ऑफ गर्दन घुमाई ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑब्जर्वर के द्वारा जितनी गर्दन घूमी ना, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे आ जाते हैं बच्चों। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी,
ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज जो होता है ना बच्चों, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अच्छा, ये फाइनाइट होता है बच्चों ना, तो ओमेगा एवरेज बच्चों स्केलर होगा। ठीक है, थीटा फाइनल माइनस का थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? स्केलर होते हैं, ये स्केलर होगा। यूनिट जो होगी ना बच्चों इसकी रेडियन पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया बच्चों आपको? तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये बिकॉज फाइनाइट है, मतलब ये स्केलर है, दैट्स व्हाई ओमेगा इज आल्सो स्केलर। ठीक है, ओमेगा इज आल्सो स्केलर। एक्सियल वेक्टर मतलब जनरली एक्सियल वेक्टर आर डिफाइंड फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए एक एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो घूम रहे होते हैं, तो जो वेक्टर्स उस एक्सिस के अलोंग आते हैं दोस आर द एक्सियल वेक्टर्स। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गई? इसमें तो कुछ है ही नहीं ना बच्चों, ये तो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे हम लोगों ने उधर पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, है ना। अब आ जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, या जिसको सिंपली एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, ओमेगा। और ये बच्चों वेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। It is an axial vector in the direction of d theta वेक्टर। ठीक है, ये बच्चों एक एक्सियल वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। इसकी ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है। ठीक है, अच्छा ओमेगा बच्चों दो चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब ओमेगा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर डिपेंड करता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग आ सकता है, तो ओमेगा भी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आप ओमेगा की डेफिनेशन बच्चों दूसरे इस तरीके से दे सकते हो, द रेट एट विच ऑब्जर्वर रोटेट हिज और हर गर्दन while seeing the object। तो ये बच्चों सिंपल शुद्ध भाषा में ये डेफिनेशन है ओमेगा की। मैं अगर किसी को देख रहा हूं, वो मेरे सामने है, अब वो ऐसे चल रहा है, मुझे जिस रेट से अपनी गर्दन को उसको देखे रखने के लिए घुमाना पड़ेगा ना, मेरी जो लाइन ऑफ साइट जिस रेट से घूम रही होगी, मेरी गर्दन जिस रेट से घूम रही होगी, जितना एंगल पर सेकंड मेरी गर्दन रोटेट कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड द ओमेगा। अब ध्यान से सुनना, मेरी गर्दन अगर ऐसे घूम रही है तो राइट हैंड अपना लेना है, राइट हैंड मतलब फिंगर को पॉइंट करना है ऑब्जेक्ट की तरफ,
गर्दन ऐसे घूम रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं किसी को ऐसे जाता हुआ देख रहा हूं ऊपर, समझ गए? कोई अगर ऐसे घूम रहा है ऊपर, कोई उल्टा घूम रहा है नीचे। दिस इज एन एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन इस अंगूठे की डायरेक्शन में आती है। हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अरे ओमेगा समझ में आया? अब कुछ केसेस बनाता हूं बच्चों ना इसमें ओमेगा को और विजुलाइज कराने के लिए ना। केस 1 बच्चों, एक ऑब्जर्वर है जो कि यहां पे रेस्ट पर खड़ा है। एक पार्टिकल है बच्चों जो कि इधर मूव कर रहा है। हाँ जी, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का ओमेगा क्या आएगा? क्या इस ऑब्जर्वर को इसको देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी? बोलो। हाँ जी, क्या अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी इसको देखने के लिए? नहीं। ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी 0। गर्दन घुमानी नहीं पड़ेगी। सी, ठीक है? सो व्हेनेवर देयर इज दिस मोशन, तो मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम जो है ना बच्चों, गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे, कोई मेरे से दूर जा रहा है या मेरी तरफ आ रहा है, क्या मुझे अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी उसको देखने के लिए? नहीं। तो ओमेगा 0 आएगा। अच्छा, सेकंड केस। आपका जो ऑब्जर्वर था ना, दैट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, एंड पार्टिकल जो था दैट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हाँ भाई, ऑब्जर्वर से तुम बोलो कि उसको देख, क्या होगा? ऑब्जर्वर को तुम रोक दोगे, इस पर वेलोसिटी ऐड कर दोगे, कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। विल देयर बी एनी ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? विल से नो। गर्दन घुमानी पड़ेगी क्या ऑब्जर्वर को? अबे ओए, पागल हो गया? तुम क्या कह रहे हो कि उसकी गर्दन ऐसे करके जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा? अच्छा, गर्दन ऐसे घुमानी पड़ेगी, ये वाला नहीं, पगला गए हो, ये नहीं चलता। अरे भाई, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का कोई बॉडी बॉडी थोड़ी कंसिडर करना है, ठीक है? ऐसे ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और पीछे चल सकता है ना ऐसे करके भी। तो क्या ऑब्जर्वर को रोक दिया जाए तो पार्टिकल को ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जाओ, तुम इसके रेस्पेक्ट में जाओ, हमेशा रिलेटिव मोशन लगाया करो। जब मैं कह रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में बात करनी है तो रिलेटिव लगाओ ना बच्चों। बच्चों, गर्दन कब घुमाने की जरूरत पड़ेगी इस बंदे को? गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी बच्चों व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ मोशन। ऑब्जर्वर इज देयर और जो पार्टिकल है ना दैट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जॉइनिंग देम। अब बच्चों इसको गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी ऑब्जर्वर को। हाँ जी, अब गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी। सो कितना गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे सर dt टाइम में ना ये पार्टिकल इधर चला जाएगा, कितना? v dt के बराबर। और अब ये वाली लाइन हो जाएगी इसका पोजीशन वेक्टर। और बहुत छोटा सा है ये ना एंगल जो है, मतलब बहुत छोटा सा एंगल रोटेट किया है अभी तक ये। तो कितना गर्दन घूमा बच्चों? ये डी थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा एंगल? तो v dt जो है बच्चों r इंटू डी थीटा के बराबर आएगा। सो डी थीटा डिवाइडेड बाई dt जो होगा ना दैट इज v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। और ये होता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। और कितनी होती है बच्चों? डी थीटा बाई dt कितना होगा? दिस v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई तुम्हें? अब अगर चौथा केस बच्चों,
देखना भाई, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पिछले साल कहीं भी जैसे भी पढ़ाओ, बट या तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा या बहुत बेकार लग रहा होगा, है ना। सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस डिस्टेंस इज आर, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज पार्टिकल। बताओ बच्चों ओमेगा क्या आएगा इसका? हाँ जी, क्या आएगा ओमेगा इसका? अब आप ये कहोगे सर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, ऐसे और ऐसे। सर आपने ये तो बताया है कि इस वाली वेलोसिटी की वजह से जो v cos अल्फा है, इसकी वजह से तो मतलब गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन v sin अल्फा की वजह से जरूर पड़ेगी, है ना। तो इसका v sin अल्फा डिवाइडेड बाई r के बराबर, जो भी डिस्टेंस होती है बच्चों उससे डिवाइड कर देंगे। अभी तक आप लोग देख रहे हो बच्चों, मैं इसको रेस्ट पे कंसीडर करके चल रहा हूं। व्हाट इफ दिस इज आल्सो मूविंग? वो फोर्थ केस, फिफ्थ केस बन जाएगा। तो अब इस केस में बच्चों हम रिलेटिव ओमेगा डिफाइन करते हैं, मतलब ना, वैसे तो फिफ्थ केस, दिस इज ए एंड दिस इज बी। मान लो बच्चों ये ऐसे जा रहा है v1 से और ये ऐसे जा रहा है बच्चों v2 से, और इनके बीच का डिस्टेंस r है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ठीक है, आपको बच्चों a के रेस्पेक्ट में b की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहले बच्चों इस वाले केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो तुमने ऑब्जर्वर माना है ना बच्चों, ऑब्जर्वर जिसको तुम मान रहे हो उसको पहले रोकना पड़ेगा, मतलब एंगल भी डिफाइन करने पड़ेंगे बच्चों ना अपन को। अगर मैं वैसे अगर इनके एंगल डिफाइन करूं बच्चों, जैसे थीटा वन और थीटा टू डिफाइन, अल्फा और बीटा डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर ना। तो पहले मैंने इसके कंपोनेंट कर लिए, ये आ गया v1 cos अल्फा और ये v1 sin अल्फा आ गया, v2 sin बीटा और v2 cos बीटा आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको रोक दिया, किसको? ए वाले को। हम बात कर रहे हैं बच्चों विद रेस्पेक्ट टू ए। तो जब तुम ए को रोक दोगे ना बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी आएगी v2 sin बीटा माइनस का v1 sin अल्फा के बराबर। इधर की तरफ आएगी बच्चों v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा के बराबर। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा बी वाला, ये बी की मोशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो क्या बच्चों इसकी वजह से गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। मतलब इसको कन्वर्ट करना है इस टाइप के केस में। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो आएगा ना बच्चों, v2 sin बीटा v1 sin अल्फा डिवाइडेड बाई r के बराबर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? बच्चों ऑब्जर्वर को तो हमेशा रोकना पड़ेगा ना, रोक के देखोगे ना यार तुम उसको, ऑब्जर्वर को तुम्हें रोकना ही पड़ेगा ना बच्चों। इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटीज डिफाइन होती हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, सर्कुलर मोशन में बच्चों कंपोनेंट वंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे तो हमें पता है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होती है बच्चों आर के, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हमेशा आर के परपेंडिकुलर होती है, तो वहां तो v डिवाइड बाई आर लग जाता है। तो हमें कभी मतलब टेंशन नहीं हुई इसकी। जो तुम्हें याद है ना ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर या v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, वो बच्चों ऑटोमेटिकली वो फॉर्म ही ऐसी बनती है कि उसमें आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है बच्चों वेलोसिटी। टीचर को भी बना दी कि डीपीपी 2 की, टीचर को भी भेज दी मेरे को। अच्छा, एक आंसर गलत हो गया, सही करो उसको।
मेरे को जो भेजी थी सुबह उसमें था, गलत है। ठीक है भाई, सो ये हो गया बच्चों हमारा सर्कुलर मोशन, मैंने काफी खींच दिया वैसे।